मेरा नमस्कार है और दीपक सर, रावत सर, सुरेंद्र सर और जो भी हमारे सीएसटी के फैमिली हैं उनका भी स्वागत है और आभार है। और बहुत ही अच्छी बात रखी गई है आज के दिन बोलने के लिए कि जो हम लोग तकनीकी शब्दों का जो निर्माण कर रहे हैं उसका क्या सिद्धांत है। सर ने कहा है ये AI के लिए भी और लोग बताएंगे और उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन है, अनुप्रयोग क्या है उसका, और विशेषकर NEP 2020 के संदर्भ। और चूंकि मुझे ये NEP 2020 के संदर्भ में और तकनीकी शब्दावली के प्रयोग करने की बात पर चर्चा करने को कहा गया है, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कि अभी दीपक सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने CSTT को ऑथराइज कर दिया है, जो भी तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किसी भारतीय कार्यालय में होंगे, कहीं भी होंगे, तो वो जो निर्गत वहाँ से जो पाठ्यक्रम जो पुस्तक में होंगे वही सर्वमान्य होंगे। बात ये उठती है कि NEP 2020 और CST की शब्दावली के लिए उसका आयोग का गठन किया गया है। और NEP ये कहती है कि समावेशी विद्या ज्ञान परंपरा को हम आगे बढ़ाएं। तो उस समावेशी ज्ञान परंपरा को ITS को बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि CST ने जो एक अद्भुत और भागीरथ श्रम के साथ जो काम किया है विगत 2-3 साल के अंदर में, वो NEP को एक बूस्ट देगा। NEP को बूस्ट देगा। वो बूस्ट इसलिए देगा कि हम जब ITS की बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और ITS के साथ वो बात ये आती है कि हम कहीं ना कहीं वो इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते हैं, और उस इंटरडिसिप्लिनरी को हम संस्कृत को केंद्र में रख के करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये CSTT कहीं ना कहीं वो रिवाइवल ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन कनेक्शन टू संस्कृत की बातें हो रही है, क्योंकि ये जो अद्यतन जो शिक्षा नीति है उसमें संस्कृत को केंद्र में रखकर भारतीय भाषाओं के शब्दावली का निर्माण की बात को विशेष ढंग से कहता है। तो हम अगर विगत इतिहास में देखें तो संस्कृत किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वो भारतीय भाषाओं से जुड़ी हुई है, अंतः समृद्धि की तरह। तो मुझे लगता है कि CST ने जो एक काम किया, और हमारे कुछ समिति में मैं भी काम करने का मुझे अवसर मिला। फिलहाल मैं सर के साथ भी AI के लिए कर रहा हूँ और लोग भी कर रहे हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हमारे अभी जो इसके अध्यक्ष रहे आदरणीय प्रोफेसर गिरीशनाथ झा जी, वो बार बार हम लोग को गाइडलाइन दिया करते हैं कि भाई आप शब्दों तद्भव और तत्सम, जो सरल हो लेकिन सर्वग्राह्य हो, सबके बीच का हो। उस जब आदमी सुने तो लगे कि मेरा शब्द है, बंगला वाला सुने तो कहे कि मेरा शब्द है, मराठी वाला सुने तो मेरा शब्द है। जैसे कि ईमेल अनुडाक, कि कितना कई भाषाओं भारतीय भाषाओं में ये अनुडाक लोग मान लेते हैं। जैसे डाटा, दत्तांश। तो ये परहेज जो आदरणीय गिरीश जी ने अपनी अध्यक्षता के समय ये इन्होंने दिया हम लोगों को कि संस्कृत को केंद्र में रख के, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संस्कृत के शब्द ध्वन्यात्मक दृष्टिकोण से या उसके शब्द के दृष्टिकोण से भारतीय भाषाओं में कहीं ना कहीं वो समाहित है। तो एक भारतीय ज्ञान परंपरा को हम इंटरडिसिप्लिनरी बहुभाषिक भगनी व्यवस्था से हम आकलन करना चाहेंगे, तो ये CST का एक लैंडमार्क ये काम होगा। जैसे कि मैं कोट करना चाहूंगा इस संदर्भ में
कि 11 मई 2023 का सुपर्णा चक्रवर्ती साहब का एक द हिंदू में रिपोर्ट आई सीएसटी को लेकर, और उन्होंने बताया कि आज जो भी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नए नए जो आयाम को लेकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन सब चीज को लेकर समर्थ में या फिर यूजीसी में, नेट में या नीट में, उस सब का रखवाला कौन होगा, लेकिन शब्दों का अराजकता नहीं फैले। जो कोई कुछ कहीं प्रयोग करेगा, जैसे संगणक के जगह प्रयोग को अंतर्जाल प्रयोग कर देते हैं, तो इन सब शब्दों की अराजकता और भाषा का एकीकरण जो एक सूत्रता में भारत को पूरा बांधे और समझ सके, तो इस शब्दावली आयोग का ये बहुत ही बड़ा इसमें ये योगदान है। और जहां तक बात रही इसका, तो सर मैं मिला के सर मैं बताना ये चाह रहा था कि ये नई शिक्षा नीति को लेकर देश के बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कहते हैं मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन सच ये है कि इम्प्लीमेंटेशन को टाइम देंगे, पार्शियली हुआ है। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो फिलॉसफी है, उसकी सिस्टम है, और जिसके लिए सीएसटी को बनाया गया है भारत सरकार ने, मुझे लगता है कि 100% ये 2-2.5 साल के अंदर में ये इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि इसका काम था शब्दों का भंडार बनाना, भारतीय भाषाओं में शब्दों का भंडार बनाया, ताकि वो शब्द मणि के जो गुच्छ हैं, शब्द के जो गुच्छ हैं, वो गुच्छ भारतीय भाषाओं को एक साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिले, जो केरला का आदमी प्रयोग करता है, वो बिहार का भी करे, वो बंगाल का भी करे, कर्नाटक का भी करे, वो कोई तरह का वर्ड्स का कंफ्यूजिंग नहीं हो, और उसके आगम से सारी बातें हो, ये बातें हुई हैं। और सर ये इम्पोर्टेंट बात है, आईपीएस के साथ साथ इसका जो एक सार्वभौमिकीकरण भारत के संदर्भ में पूरे को एक दृष्टिकोण से देखे जाने की बात, और नई एजुकेशन पॉलिसी जो संस्कृत में खासकर ये बात कहती है कि इसको सेंटर में रखें और तकनीक के माध्यम से हम शिक्षा को समावेशी भी बनाएं और उसको डायमेंशनल बनाएं। तो सर कुछ ऐसी भाषाएं जो लगभग लुप्त सी होती जा रही हैं, उनको भी सीएसटी ने एक नई जान फूंका है, एक नया इतिहास के रूप में संभाला है। सब चले जाएंगे, कहां से मिलेंगे? और सर चूंकि मुझे कहा गया है कंक्लूड करने के लिए, तो गिरीश सर की एक बात कह के मैं बहुत कंक्लूड करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले गिरीश सर हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए थे एक वर्कशॉप में, जिस वर्कशॉप का विषय है कि भारतीय भाषाओं के जो पाठ्यक्रम है विश्वविद्यालय स्तर के, उनका संस्कृत अनुवाद हो, ताकि वैराइटीज ऑफ कंटेंट्स और भाषा का जो सद्भाव है और भाषा की जो बैरियर्स है, वो बैरियर खत्म हो जाए। तो उन्होंने ये कहा कि भाषा की बैरियर तो खत्म हो रही है, लेकिन लद्दाखी ऐसे कुछ भाषाएं हैं जिसमें कि उनके प्रयोग के शब्द नहीं है, वो कम्युनिकेशन के जो वर्ड्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी की बात हम करते हैं, वो नहीं है। तो एक बीइंग ए लिंग्विस्ट, वो लिंग्विस्ट है। और बहुत सौभाग्य की बात रही कि उन्होंने इसका कमान संभाला, बीइंग लिंग्विस्ट, संस्कृत के विद्वान होकर भी, और गूगल के एडवाइजर भी हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैंने सजेशन दिया है भारत सरकार को और कमेटी में कि जो भाषाएं जो बहुत ही सक्षम या समर्थ नहीं हो पा रही है, तो उन भाषाओं को जानने वालों को कहा जाए कि उसका भारतीय भाषाओं के साहित्य का अनुवाद किया, और उस अनुवाद से स्वतः पूरा शब्दों का फिर प्रस्फुटन होगा, नए शब्द बनेंगे, और फिर वो नए शब्द बनेंगे तो फिर भाषा अपने आप वो जीवंत हो जाएगी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
आपने समय दिया और शायद कुछ बात की बात बन पाई हो, ऐसी बात होगी। तो